वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। और आज का ये सिनारियो बिहार दरोगा के स्पेशल क्लास एसआई मेंस को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल की तैयारी आपकी जो चल रही है उसमें ये सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्यूज को जरूर अटेंड करें और रेगुलर अटेंड करें, क्योंकि इसका पीडीएफ जो मैं आपको वाइट एजुकेशन पे शेयर भी कर देता हूं, तो वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका मॉक टेस्ट भी लगाइए, खुद से टेस्ट भी दीजिए घर बैठकर। जी हाँ, चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को दोस्तों। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज के इस टेस्ट में आपको हिंदी के भी कुछ प्रश्न मिलेंगे, उस प्रश्न को भी उत्तर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को। और यहाँ पे इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। रोज शाम को ये 8 बजे की क्लास होती है, ठीक है, और रोज सुबह 9 बजे ये क्लास दी जाती है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्यूज को भी रेगुलर अटेंड करें बिहार कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो आपको वीडियोस दिए जाते हैं। चलिए, ये कल का वीडियो था, ये जिन्होंने अटेंड किया था उनके लिए बहुत अच्छा था वीडियो। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कलेक्ट करके लाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन जयचंद्र गहदवाल की बेटी से विवाह किया था, क्या नाम था उनका दोस्तों? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ सी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, उनका नाम था सोमयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन की बेटी से शादी किया था जिनका नाम था जयचंद्र गहदवाल, और उनकी बेटी का नाम था सोमयुक्ता इज द करेक्ट आंसर, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किला में कैद करके रखा था। जी हाँ, उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? जल्दी से नीचे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, जिनका भी उत्तर यहाँ पे बी आ रहा है दोस्तों, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब, जिन्होंने उन्हें ही यानी कि शाहजहां को ही क्यों आगरे के किले में कैद कर रखा था? क्योंकि ये उस समय शाहजहां बहुत सारी इमारतें बनाने का ठेका लेकर बैठे हुए थे, और ये जो भारतवर्ष का पूरा पैसा था वो इमारतों और बहुत सारी चीज़ों में लगाते जा रहे थे। जैसे कि एक जीता जागता एग्जाम्पल है आज का हमारा ताजमहल, ठीक है। आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? चलिए, अकबर का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे ए, यानी कि 1542 ईस्वी में इज द करेक्ट आंसर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ी गई? तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ी गई? तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी आ रहा है, मोहम्मद गौरी इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी उत्तर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बृहदत्त, नोट कर लीजिएगा। जिसका भी उत्तर बी आ रहा है यहाँ पे, आंसर उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, लाहौर संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लाहौर संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों इट्स अ बी। जी हाँ, आगा खान तृतीय इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने किस सेना को झेलम नदी के तट पर समाना किया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने किस सेना को झेलम नदी के तट पर ही सामना किया था? ये आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। जिनका भी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, पोरस इज द करेक्ट आंसर। ये पोरस का इन्होंने सामना किया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश में 1882 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस की जांच कराने के लिए की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किसकी जांच कराने के लिए की गई थी? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इट्स अ सी, भारत की शिक्षा की प्रगति के लिए। आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि गो बैक टू वेद, जी हाँ, गो बैक टू वेद के मोटो का प्रस्ताव किसने रखा था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे। जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों डी,
दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर, जिनका भी उत्तर डी है यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा आपने। और ये सारे के सारे सिनारियो जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस के लिए दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए क्यूज को अटेंड करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को। और इसका पीडीएफ जाके आप वाईटी से डाउनलोड कर सकते हैं, वाईटी टेलीग्राम से, जी हाँ वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम क्या था। तो आंसर करेंगे दोस्तों सरोजनी नायडू, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना कब की गई थी। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, आ भी सकता है, इसलिए आंसर देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स अ बी, 1851 ईस्वी में, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लक्षद्वीप पर कार्यरत हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है। चलिए आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, लक्षद्वीप पर जो कार्यरत अभी हवाई अड्डा है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो आप आंसर करेंगे दोस्तों अगाती, आंसर क्या करेंगे इट्स अ बी, अगाती। जी हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि कृष्णा नदी के दक्षिण में भारत की भूखंड जो है उसके दक्षिणी भाग में कैप कैमोरिन स्थित भारत के मुख्य भूखंड के दक्षिणतम बिंदु तक किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन समझिएगा आप, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का आंसर करेंगे दोस्तों कि कृष्णा नदी के दक्षिण में भारत का जो मुख्य भूखंड है उसके दक्षिणी भाग के कैप कैमोरिन को स्थित जो भारत में मुख्य भूखंड है उसके दक्षिणतम बिंदु को किस रूप में जानते हैं। तो आंसर करेंगे दोस्तों कोरोमंडल तट, आंसर क्या हो जाएगा इट्स अ सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा था। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ डी, गोंडवाना की भूमि, जिसके नाम से हम लोग उसको जानते थे। जिनका भी उत्तर डी आ रहा है एकदम बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे यहाँ पे, इनमें से वो कौन सा डेक्कन का पठार है जिसकी उत्तरी सीमा बनाता है। चलिए इनमें से कौन सा डेक्कन पठार की उत्तरी सीमा को बनाता है। आंसर करेंगे दोस्तों विंध्य की श्रेणियाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर हमारा बी हो जाएगा। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, राजस्थान का कोई भी यहाँ पे तटीय सीमा नहीं है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए इन 4 ऑप्शन में ही पूछा था मैंने, तटीय यानी कि समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र एक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों, भारतीय मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स अ सी, 7500 किलोमीटर, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यहाँ पे आंसर करेंगे, देखिए द्वीप एंड द्वीप जो है, द्वीप एंड द्वीप जो है ये क्या है। तो आंसर करेंगे दोस्तों गुजरात के साथ सटा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है। तो बिल्कुल आंसर आपका ए आ रहा है, अगर बिल्कुल सही है, सागरमत्था राष्ट्रीय उद्यान इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे सैडल पीक जो है वो स्थित है दोस्तों उत्तरी अंडमान में, यानी कि नॉर्दर्न अंडमान में, आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि SIDO स्टैंड फॉर, यानी कि इसका पूर्ण रूप बताना है आपको यहाँ पे। SIDO का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आंसर बी होगा यहाँ पे, आंसर हमारा बी कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ उत्तर कर रहे हैं 21 का बी। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, नोट कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को भी और आंसर कीजिएगा।
इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा सकते हैं इसमें। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किसके या टेरिटरी सेक्टर के इंडियन इकोनॉमी के तहत आता है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। चलिए, इनसाइडर जो है, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर है दोस्तों यहाँ पे अगर बी यानी कि शेयर मार्केट से, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आंसर बी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है, इसका संबंध किससे है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है जिसका संबंध किससे है? अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बी यानी कि जी हाँ लॉन्ग टर्म फंड से, तो आप उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि अगर S&P BSE सेंसेक्स को कितनी संख्या कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है? चलिए बिल्कुल आंसर कीजिएगा। S&P BSE सेंसेक्स जो मुंबई में है दोस्तों, इसको कम से कम 30 संख्या की कंपनियों को मापने का इंतजाम डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे दोस्तों, वॉल स्ट्रीट किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा 26 का यहाँ पे, वॉल स्ट्रीट किससे संबंधित है दोस्तों? 26 का आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स ए न्यूयॉर्क एंड द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए 26 का आंसर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 दोस्तों, यहाँ पे परिवहन से रिलेटेड है क्वेश्चन। परिवहन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? तो परिवहन जो है दोस्तों आता है आपके तृतीयक यानी कि टेरिटरी सेक्टर से आता है, आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 28 कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में बहुतों बार, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर ए कर लेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 29 दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागर लिमिटेड की केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागर इसे कब स्थापित किया गया था? चलिए ये क्वेश्चन स्थापित करने का है तो याद रखिएगा 1996 में, 1996 में याद रखिएगा। ये जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1996 में हुआ था, याद रखिएगा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1996, 1996 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि SIDO राष्ट्रीय विकास एजेंसी किससे संबंधित है? चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही यानी कि छोटे उद्योगों से ही संबंधित है, आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि व्हाट वाज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स सी 6 महीने का, जो कि मैं आपको कल भी ये क्वेश्चन करा चुका था। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में और आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि संसद और राज्य विधानसभाओं के अतिरिक्त संवेदनशीलता पर रोक कैसे लगा सकते हैं? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का, इट्स सी न्यायिक समीक्षा के जरिए, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 33, देखिएगा आंसर करेंगे यहाँ पे कि किस राष्ट्र से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल अगर आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों इट्स ए आयरलैंड से, ये संविधान में हम लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसको, तो आप उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है? चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर्स के क्या काम है, तो आप उत्तर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ नोट कर लेंगे यहाँ पे, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों कि सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक स्थायी स्पीकर के चुने जाता है तब तक का प्रभार उसको धारण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? चलिए 35 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बी 238 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और 36 थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसको वीडियो को और
देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद बनाई जाए या समाप्त की जाए, किसके कहने पर यह की जा सकती है। भारत में किसी भी राज्य की विधान परिषद को बनाया या समाप्त किया जा सकता है, किसके कहने पे, ठीक है, या कौन कर सकता है ऐसा। तो आंसर ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे दोस्तों, 4 आंसर कीजिएगा यहाँ पे, जल्दी से देख लीजिए एक बार, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों कि राज्य विधानसभा के बाद संसद उसका आशय प्रस्तावित करके पारित करता है, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास विधान परिषद है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, मैंने जिनके पास विधान परिषद है उनके सबके नाम बता चुका हूँ कल आपको, ठीक है। वो जो भी हमारे 6 राज्य हैं, है ना, जिनको ये प्राप्त है, ठीक है। तो इनमें से वो कौन राज्य है जिनको विधान परिषद दिया गया है। बिल्कुल आंसर हमारा सी कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे तेलंगाना को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और हमारे बिहार के पास भी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों सी यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि धन विधेयक राज्य विधानसभा के किस की पूर्व अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जल्दी से करेंगे यहाँ पे। धन विधेयक राज्य के विधानसभा के किसकी पूर्व अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना, ठीक है, राज्य की अनुमति से के साथ, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही है। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, किसी राज्य का अगर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो आंसर कीजिएगा विधानसभा के प्रति, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 देखेंगे यहाँ पे। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे कि विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बिल्कुल, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, इट्स सी, यानी कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से राज्यपाल द्वारा नामित किए गए हुए, ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे हिंदी से, तो आंसर करेंगे यहाँ पे आप लोग, हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर आता है एग्जाम में आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे हम क्या कहते हैं। चलिए, शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे हम क्या कहते हैं, तो वह होता है दोस्तों क्रिया, यानी कि वर्ब, है ना, क्रिया होता है वो। चलिए आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, धातु कितने भेद होते हैं, धातु के कितने भेद होते हैं। हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु, ठीक है, तो ये 2 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है, आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से धातु के कितने भेद हैं और वो कौन कौन है। निम्नलिखित धातु के भेद कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल और यौगिक 2 भेद हैं, उसका नाम है मूल और यौगिक, ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यौगिक धातु बनती है। चलिए, यौगिक धातु जो है वो कैसे बनती है, तो किसी भी प्रत्यय के योग से बनती है, आंसर ए कर लेंगे यहाँ पे, आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, रचना की दृष्टि से, देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ए, यानी कि 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि संज्ञा यदि अन्य विकारी शब्दों के भांति क्रिया के रूप में जो परिवर्तन या विकार आए उसे क्या कहते हैं, तो क्रियाओं का रूपांतरण कहते हैं उसको, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि क्रिया का रूप बदलने वाले निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं हैं। क्रिया का रूप बदलने वाले निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं हैं, तो वो एक समास है जो कि क्रिया का तत्व नहीं बदल सकता है, ठीक है, रूप रेखा कुछ नहीं बदल सकता, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जिसे यह पता चले कि क्रिया के कर्ता की प्रधानता है या कर्म या भाव की वजह से या भाव की वह क्या कहलाती है। जिसे यहाँ पे किसे यह पता चले कि क्रिया के कर्ता की प्रधानता है या कर्म या भाव की वह क्या कहलाता है, उससे हम लोग कहते हैं दोस्तों वाच्य, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि वह क्रिया जिसमें कि कर्म की आवश्यकता ना हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का आंसर कीजिएगा। हिंदी से कुछ क्वेश्चन अलग लेकर आया हूँ, इसलिए यहाँ पे आंसर आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अकर्मक इज द राइट आंसर, अकर्मक क्रिया कहते हैं उसको।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह क्रिया बताए जिसके साथ कर्म की संभावना होती हैं। जी हाँ, वह क्रिया बताएं जिसके कर्म के साथ संभावनाएं होती हैं, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि क्वेश्चन एक भी छूट नहीं पाए वहाँ पे। ठीक है, क्रिया के पूर्व क्या होता है या किसे या किसको किसके द्वारा प्रश्न करें, यदि कोई उत्तर आए तो क्रिया है। देखिए, क्रिया के पूर्व क्या, ठीक है, क्रिया के पहले अगर क्या आए या किसे या किसको आए, ये जो वर्ड है तीनों, क्या किसे किसको आए, तो उसके द्वारा प्रश्न किए करे गए जो कोई भी उत्तर आए किए गए, उसके बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा 12 का सकर्मक। ठीक है, यहाँ पे जो 11 हो जाएगा वो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, देखिए कि पूर्व में क्या आए, किसे आए या किसको आए, और उसके द्वारा कोई उत्तर फिर भी आए। ठीक है, तो किसको के उत्तर आए, किसको के द्वारा उत्तर आए, हिंदी को समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हिंदी जो वर्ड लिखा हुआ ना इसी को समझना अपने को। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि क्रिया के पूर्व अगर क्या किसे या किसको के द्वारा प्रश्न करें, यदि कोई उत्तर आए तो क्रिया सकर्मक होगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में है कि क्रिया के पूर्व क्या किसे या किसको के द्वारा प्रश्न करे और यदि उत्तर आए तो क्रिया कौन सी होगी, तो अकर्मक होगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला 13, वाक्य की क्रिया को भूतकाल में परिवर्तन करने पर यदि कर्ता के बाद ने लग जाए तो वह क्या होगा। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि वाक्य की क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित करने पर यदि कर्ता के बाद ने या न लग जाए, देखिए उसमें सिर्फ ने लगाया गया था क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसमें ने या फिर न भी लग जाए, ने न लग जाए तो वह अकर्मक हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा फिर भी आंसर आपका अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, वह क्रिया जिसमें कि दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन ने महेश को 2 किलो चावल दिया, कौन सी क्रिया है। मोहन ने महेश को 2 किलो चावल दिया, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं में मेल से बने वह क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कीजिएगा, संयुक्त क्रिया कहते हैं उसको, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, वह क्रिया जो कि मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, आंसर नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए वहाँ से कलेक्ट करके लाए गए हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कि मुख्य क्रिया के रूप में और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया सहायक होती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, तो सहायक क्रिया कहलाती है, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वाच्य में कितने भेद हैं, तो वाच्य में टोटल जो हैं वो 3 भेद के होते हैं। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन वाच्य के भेद नहीं है, नहीं बोला गया है, इसलिए आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, समूह वाच्य कोई इसका भेद नहीं होता, बाकी कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य ये इसके भेद हैं वाच्य के। ठीक है, तो ये करीब हिंदी के दोस्तों क्वेश्चन हो गए 22 और आपको जीके से क्वेश्चन मिले 40। ठीक है, तो आज का जो सिनारियो था वो 62 का ही था, और 62 में आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए जी हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर से। और वीडियो कैसा लगा, ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाए तो बताते रहिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी। ठीक है, तो बिहार कांस्टेबल के लिए सुबह 9 बजे जुड़िए, बिहार दरोगा के लिए शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, जो कि ये क्यूज सिनारियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आ रहे हैं और रेगुलर लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कल की सुबह 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।